हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पार्लियामेंट के कुछ बचे हुए टॉपिक्स जैसे प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, टाइप्स ऑफ बिल्स और पार्लियामेंट्री मोशंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इन इंडिविजुअल कैपेसिटी। आर्टिकल 105 के तहत मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कुछ खास राइट्स और प्रिविलेजेस दिए गए हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटी में सबसे पहला प्रिविलेज है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। इसका मतलब है कि वो बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं और उन पर किसी भी कोर्ट में केस नहीं चलाया जा सकता है उस स्पीच के लिए जो उन्होंने हाउस में दिया हो। यह है आर्टिकल 105। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के कंडक्ट पर डिस्कशन नहीं हो सकता है पार्लियामेंट के अंदर जब तक कि रिमूवल मोशन इंट्रोड्यूस न किया गया हो उनके खिलाफ। साथ ही साथ एमपीज को सेशन के दौरान सिविल केसेस में भी अरेस्ट से प्रोटेक्शन मिलता है। ये प्रिविलेजेस उन लोगों के लिए भी है जो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेते हैं, जैसे कि अटॉर्नी जनरल या किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर्स। Now we will see privileges in collective capacity. पार्लियामेंट के हर हाउस, लोकसभा या राज्यसभा अपने प्रोसीजर और रूल्स खुद डिसाइड कर सकता है। हाउस के पास यह भी पावर होती है कि वो किसी भी मेंबर या आउटसाइडर को पनिश कर सकते हैं अगर उन्होंने कंटेम्प्ट किया हो, मतलब हाउस की अथॉरिटी का अपमान किया हो। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में मेनली 4 प्रकार के बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं: ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल 2 टाइप्स के होते हैं, फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। बिल 2 तरह के लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला, या तो मिनिस्टर, अगर मिनिस्टर करेंगे तो गवर्नमेंट बिल कहलाएगी, या तो नन मिनिस्टर, अगर नन मिनिस्टर बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो प्राइवेट मेंबर बिल कहलाएगी। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इस बिल को दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है। ऑर्डिनरी बिल को सिंपल मेजोरिटी से दोनों हाउसेस में पास करना पड़ता है और अगर डेडलॉक हो जाती है तो ज्वाइंट सिटिंग भी बुलाई जा सकती है। जब बिल दोनों हाउसेस से पास हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए भेज दिया जाता है। प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला, वो असेंट दे सकते हैं। दूसरा, वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं, जिसे हम सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। तीसरा, वो बिल को इंडेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, जिसे हम पॉकेट वीटो कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में पॉकेट वीटो का कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, मनी बिल। मनी बिल आर्टिकल 110 के तहत आता है। मनी बिल सिर्फ आर्टिकल 110 में डिफाइंड मैटर से रिलेटेड होता है। 110 आर्टिकल से रिलेटेड मैटर पे ही सिर्फ मनी बिल होता है, जैसे कि टैक्सेस, बोरोइंग्स, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, वो भी प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन के बाद। यानी कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस सिर्फ लोकसभा में किया जाएगा और वो भी प्रायर रिकमेंडेशन नेसेसरी है प्रेसिडेंट के। और कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, इसका डिसीजन, फाइनल डिसीजन होता है स्पीकर का। नेक्स्ट, मनी बिल जब लोकसभा में पास हो जाती है तो उसके बाद वो राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा इस बिल को अमेंड नहीं कर सकती है, वो सिर्फ इस बिल में अपना सजेशन दे सकती है। यानी कि मनी बिल लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा। किस चीज के लिए जाएगा? रिकमेंडेशंस के लिए जाएगा। तो राज्यसभा उस पे अपना सजेशन अगर देगी तो लोकसभा उस सजेशन को या तो एक्सेप्ट कर सकता है
या उसे पूरी तरह रिजेक्ट कर सकता है, या कुछ चीज उसमें से एक्सेप्ट करेगा, कुछ रिजेक्ट करेगा। और अगर वो बिल 14 डेज के अंदर राज्यसभा रिटर्न नहीं करती है तो उस बिल को राज्यसभा में पास माना जाएगा। मनी बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है, लेकिन वो इस बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं। या तो वो उस पे अपना असेंट देंगे या उसे विथहोल्ड करेंगे, यानी कि मनी बिल को प्रेसिडेंट कभी भी रिटर्न नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल दो तरह के होते हैं, फाइनेंशियल बिल टाइप 1, फाइनेंशियल बिल टाइप 2। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 में आर्टिकल 110 के मैटर्स के साथ साथ आर्टिकल 110 यानी कि मनी बिल वाले मैटर्स, मनी बिल वाले कुछ मैटर्स के अलावा कुछ जनरल प्रोविजन भी होंगे, तो वो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 में आएगा। और फाइनेंशियल बिल टाइप 1 में सिर्फ जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, और वो भी प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन के बाद। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 लोकसभा में सिर्फ इंट्रोड्यूस होगा और प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन के बाद। और फाइनेंशियल बिल 2 जो है वो उसमें 110 आर्टिकल के कोई मैटर्स नहीं होंगे, और ये लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, और इसमें प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी नहीं होते हैं। यहाँ पे डिफरेंस आपको ध्यान देना पड़ेगा फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2। मैंने बहुत अच्छे टीचर, फेमस टीचर्स को यूट्यूब पे इसे गलत बताते हुए देखा है। इसलिए फाइनेंशियल बिल 1 जो होता है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस सिर्फ हो सकता है और प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन के बाद। लेकिन फाइनेंशियल बिल 2 ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किसी एक में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, और इसमें प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की जरूरी नहीं है, और इसमें ज्वाइंट सिटिंग भी बुलाया जा सकता है। यानी कि फाइनेंशियल बिल 2 बिल्कुल ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जो बिल आता है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहते हैं। यानी आर्टिकल 368 के तहत ये बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। इस बिल को पास होने के लिए दोनों हाउसेज में टोटल मेजॉरिटी ऑफ हाउस चाहिए, दूसरा 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, और 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के बाद से प्रेसिडेंट के लिए यह मैंडेटरी हो गया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को अपना असेंट दें, वो इसे रिटर्न नहीं कर सकते हैं। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट कभी भी रिटर्न नहीं कर सकते हैं, कभी भी रिटर्न नहीं कर सकते हैं। और अगर अमेंडमेंट में कोई फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो तो 50% स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी चाहिए होता है। यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो 50% स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी चाहिए होता है। नेक्स्ट, सेंसर मोशन। सेंसर मोशन सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ये गवर्नमेंट के किसी स्पेसिफिक पॉलिसी के खिलाफ होता है। अगर ये पास हो जाता है तो उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट को रिजाइन करना जरूरी नहीं होता है, लेकिन उसे अपना मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ता है। यह है सेंसर मोशन। नेक्स्ट, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है। ये मोशन गवर्नमेंट के ओवरऑल फंक्शनिंग के खिलाफ होता है, और अगर ये पास हो जाए तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाए लोकसभा में तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है, और एक बार इंट्रोड्यूस होने के बाद अगले 6 महीने तक दोबारा इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, दो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच का गैप कम से कम 6 महीना होना चाहिए।
नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन खुद गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है। कॉन्फिडेंस मोशन कौन करती है? गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है। जब उसे लगता है उसका मेजोरिटी सपोर्ट दिखाना जरूरी है लोकसभा में। इस मोशन का एम होता है ये प्रूफ करना कि गवर्नमेंट हाउस में अपना ट्रस्ट बनाए हुए है, और ये भी सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। नेक्स्ट इज एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है और इसके लिए भी 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है। इस मोशन का पर्पस होता है किसी अर्जेंट पब्लिक इशू को उठाने के लिए पार्लियामेंट का काम रोका जाए। इसे गवर्नमेंट तुरंत जवाब लेना होता है किसी पब्लिक इमरजेंसी या नेशनल कंसर्न पर। यह एडजर्नमेंट मोशन, यानी कि इसमें किसी अर्जेंट पब्लिक इशू को उठाने के लिए पार्लियामेंट का काम रोका जाता है। नेक्स्ट इज कट मोशन। कट मोशन अपोजिशन के द्वारा लाया जाता है। जब किसी मिनिस्ट्री के बजट ग्रांट में कट चाहते हैं और अगर ये मोशन पास हो जाता है तो समझा जाता है कि गवर्नमेंट ने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। यानी कि कट मोशन पास होने के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये थे पार्लियामेंट के कुछ बचे हुए टॉपिक्स।